हमने कुछ लास्ट क्लास में एक चीज़ समझी थी कहाँ गई कि डायरेक्टरी के बारे में। ये वाला शिक्षण समझा था हमने। हमारे पास यूज़र्स जो होते हैं, दो तरीके के यूज़र्स होते हैं, जिसके अंदर दो तरीके के यूज़र्स के अंदर एक होता है रूट यूज़र और एक होता है कस्टम यूज़र जो हम बनाते हैं। ठीक है। अभी जो रूट यूज़र होता है तुम्हारा, उसके पास हमने कल रात मतलब लास्ट लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि उसको सारे राइट्स होते हैं कि वो किसी भी यूज़र्स का किसी भी कोई भी डेटा मॉडिफाई कर सकता है और कुछ भी बना सकता है और डिलीट कर सकता है। ठीक है। इसको ऑल राइट्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, इसको ऑल राइट्स होते हैं कि ये किसी भी यूज़र्स का सिस्टम के अंदर एंटायर पेरेंट डायरेक्टरी होती है जो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है सिस्टम में। ठीक है। और वहीं दूसरा एक यूज़र होता है अभी। लेकिन अभी यूज़र के अंदर क्या होता है कि एक ये कस्टम यूज़र है। कस्टम यूज़र को सिर्फ और सिर्फ राइट्स होता है अपनी डायरेक्टरी में काम करने का। ठीक है। अब ये जो डायरेक्टरी है अभी, अभी क्या करता है, अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है सिस्टम के अंदर या कोई भी काम करता है तो वो अपनी डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई काम करेगा तो वो उसके पास सेव रहेगा और उसके पास प्रॉफिट भी ये रहेगा कि अभी नाम की डायरेक्टरी दूसरे रोहन नाम की डायरेक्टरी को इम्पैक्ट नहीं करे। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी नाम का जो यूज़र है, अगर रोहन नाम के यूज़र ने अपने सिस्टम में कोई भी डेटा रखा हुआ है तो वो अगर कल को अपना डेटा मॉडिफाई करता है तो अभी अगर उसको राइट्स दे देता है और उसके अंदर जा कर के कुछ भी चेंजेस कर देता है और डिलीट कर देता है तो वो डेटा किसके ऊपर इम्पेक्टेड होगा, रोहन के ऊपर। तो मशीन के अंदर एक परमिशंस के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर होता है जो ये डिफाइन करता है कि रोहन नाम का जो यूज़र है उसकी जो बनी हुई डायरेक्टरीज है, फाइल हो या डायरेक्टरी हो, चाहे फाइल हो या डायरेक्टरी हो, दोनों ही के लिए चीज़ें डिफाइन करता है कि वो उसको खोल पाएगा या नहीं खोल पाएगा। इसका अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर कहाँ पर इधर, तो एल एल मारूँ मैं अगर, तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ देखोगे कि मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में तुम्हें बताया था कि पहला परमिशन होता है, दूसरा यूज़र खुद का यूज़र कौन सा है वो बताएगा और ग्रुप कौन सा है ये बताएगा। तो ये जो यूज़र है, रूट यूज़र, अब मैं अगर यहाँ पर से एक चीज़ तुम्हें स्विच करके दिखाऊं स्लैश अभी में और मैं यहाँ पर एल एल मारूँ तो ये देखो अभी यहाँ पर रूट आ रहा था और यहाँ पर अब क्या आ रहा है, अभी। तो ये जितनी भी डायरेक्टरीज बनी हुई है ये अभी नाम से बनी हुई है। अभी अभी नाम से अगर यूज़र की डायरेक्टरी बनी हुई है और इसके अंदर मैं हु एम आई मारूँ तो यूज़र इस टाइम पे कौन सा लॉगिन है, लॉगिन है अभी नाम से। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऑनर अभी हूँ इस फाइल का तो मैं इसके अंदर फाइल बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ और जो मर्जी टास्क करना चाहूँ तो कर सकता हूँ अगर मैं खुद का यूज़र हूँ तो। मतलब ये मेरी खुद की फाइल है और मैं ये कहूँगा कि मैं इसे हटाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ तो वो मैं सब कर सकता हूँ। इन केस अब अगर मैं स्विच यूज़र करता हूँ रोहन में, अभी रोहन है नहीं लेकिन मैं स्विच यूज़र करता हूँ, एग्जिट मार के बाहर आते हैं और यूज़र ऐड करते हैं रोहन का। ठीक है। अब मैं स्विच यूज़र करता हूँ रोहन में, तो रोहन के अंदर मैं एल मारता हूँ तो अभी देखो फिलहाल कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। रोहन क्या अभी कर सकता है टास्क परफॉर्म, कि रोहन कर सकता है अपने फाइल क्रिएट। ठीक है, एम के डी आई आर टेस्ट वन। ठीक है, इसने जब क्रिएट किया तो तुम क्या देखते हो कि इसके यहाँ पर क्या नाम आ गया, रोहन। ग्रुप कौन सा आ गया, रोहन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस फाइल का ऑनर जो है, मतलब उस फाइल का जो करता धरता है वो रोहन है। इस फाइल को बनाने वाला कौन है, रोहन है। ठीक है। अब लेकिन अभी ट्राई करेगा रोहन के अंदर जाकर कुछ चीज़ भी परफॉर्म करने के लिए तो वो नहीं कर सकता। वो चाहेगा अगर इसको डिलीट करना तो वो नहीं कर सकता। इवनली अभी तक मैंने क्या देखा था कि जब मैं अभी यूज़र से लॉगिन था, इस अभी यूज़र से लॉगिन था तो उसके अंदर मुझे डाउनलोड डॉक्यूमेंट वीडियोस के नाम से डायरेक्टरी दिख रही थी। लेकिन अब मैं एक बार PWD मारता हूँ तो ये कहाँ पर पाथ दिखा रहा है, रोहन के अंदर, होम रोहन के अंदर। ऐसे ही अभी के अंदर ही पार्ट है। तो मैं अगर अभी के अंदर जाना चाहूँ CD/अभी के अंदर तो ये क्या कह रहा है कि परमिशन डिनाई, तुम्हें परमिशन नहीं है कि तुम अभी की डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो। ठीक है।
तो इस वजह से वो तुम्हारा एरर आया जो तुम ट्राई कर रहे थे mkdir करने के लिए, कि भाई रोहन ट्राई कर रहा है दूसरे यूज़र को और यूज़र के अंदर एक अपनी डायरेक्टरी बनाने के लिए, तो वो इसलिए अलाउ नहीं था। ठीक है, अभी इसको समझेंगे जब यूज़र मैनेजमेंट समझेंगे ना प्रॉपर, कि यूज़र क्रिएट करना और यूज़र के अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे कैसे होते हैं, इसके अंदर जो ये परमिशन दिया हुआ है ऑनर का या इसका ग्रुप का, इसके पहली परमिशन क्या कहती है, ग्रुप की परमिशन क्या कहती है, अदर यूज़र की परमिशन क्या कहती है, तो ये सब समझेंगे। अभी एक चीज़ छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अभी तक ये क्या कह रहा है कि रोहन को अभी के अंदर क्या करने के लिए अलाउ नहीं है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ छोटी सी दिखा रहा हूँ कि अभी ये चीज़ एरर दे रही है, और मैं सीडी करके एग्जिट करता हूँ, पहले बाहर आता हूँ। मैं अपने रूट पे आ गया, रूट के ऊपर सारे राइट्स होते हैं। अब मैं सीडी करके स्लैश अभी में जाना चाहूँगा ना, होम अभी में, तो वो जाएगा और इसके अंदर डेटा भी देखेगा। और यही यूज़र सीडी स्लैश होम करके रोहन में जाएगा तो रोहन का भी डेटा दिखेगा इसे। तो रूट के पास ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है कि भाई वो चीज़ इसमें जा कर के कुछ नहीं कर सकता या बना नहीं सकता, वो कुछ भी कर सकता है रूट। अब मैं अगर मैं रोहन की फाइल डायरेक्टरी में बैठा हूँ और यहाँ पे mkdir test2 बनाता हूँ, ठीक है, तो ll मारता हूँ, तो देखो क्या हुआ। अभी रोहन के नाम से करता धरता वाली डायरेक्टरी थी test2 में, लेकिन अब रूट के नाम से एक डायरेक्टरी मिल गई सूडो में करके देखोगे तो su-rohan करोगे तो इसके अंदर जब तुम चेक करोगे अब, तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पर इस यूज़र के पास दो डायरेक्टरी आ गई, एक test1 और एक test2। लेकिन test1 तुम्हारा रोहन ने बनाया है और रूट जो test2 है वो रूट ने बनाया है। अब तुम ट्राई करते हो, अब तुम किससे यूज़र से लॉगिन हो, हु एम आई, ये कमांड लिख लो जिससे तुम्हें ये बताता है कि तुम अभी इस टाइम किस यूज़र से लॉगिन हो। ठीक है, तो अब सीडी करके अगर तुम test2 में जाना चाहते हो तो देखो तुम चले तो गए, लेकिन अब तुम अगर इसमें कुछ बनाते हो, देखो क्या कहता है अभी mkdir क्या कह रहा है अभी, टेस्ट टी परमिशन डिनाई क्यों कर रहा है भाई। अब मैं तो भाई पाथ में हूँ ना, रोहन के अंदर हूँ, यूज़र तो रोहन का ही है ना। लेकिन अगर रोहन के अंदर भी हो और अगर फाइल की परमिशन किसी और बंदे ने बनाई है, कहीं और से बन के आई है, तो रोहन को भी राइट्स नहीं है कि वो अपनी ही डायरेक्टरी में इस यूज़र के डेटा में चेंजेस कर सकता है या कुछ भी डेटा बदल सकता है। अभी इसके अंदर वो कोई फाइल अगर ऐसी पड़ी है वो रीड कर सकता है, देख सकता है, अगर उसको परमिशन दे रखी है तो देख भी सकता है अगर उसकी फाइल में बनी हुई है तो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखानी थी तुम्हें कि भाई इस वजह से वो फाइल नहीं बन रही थी। क्यों? क्योंकि भाई ऑनरशिप का इशू होता है कि एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर ना ही कोई चीज़ बना सकता है और ना ही कोई एडिट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इशू है तो अब बताओ। समझ गया? हाँ। तो अभी हम लोगों ने इतना समझ लिया कि यूज़र परमिशन वगैरह का इशू क्यों आ रहा था। अभी हम लोग आज एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे ये लोकल होस्ट आ रहा है, मशीन का नेम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर मशीन का नाम मल्टीपल 100 मशीनें इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई है। मान लो कंपनी में तुम्हारे पास 100,000 वीएम बने हुए हैं, वर्चुअल मशीन बनी हुई है, या तुम्हारे पास फिजिकल सर्वर भी हैं, तो उन सब का अगर तुम सारा लोकल होस्ट ही कर दोगे तो उस लोकल होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने सारे हो जाएंगे, हज़ारों हो जाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि अब तुम बार बार हर मशीन का आईपी एड्रेस तो याद रख नहीं सकते। अगर तुम्हें ये बोलूँ कि बार बार इस आईपी एड्रेस को याद करो, भाई इस आईपी एड्रेस पे 9 है, 100 है, 200 है, क्या है, 50 है, 20 है या 101 है, किस मशीन का कैसे याद रखोगे। बट तुम इससे ईजिली याद रख सकते हो कि जैसे मेरी मशीन का नाम अगर मैं रोहन रख दूं तो इजीली मुझे हो जाएगा, क्या यूज इजीली हो जाएगा कि भाई मेरी रोहन नाम की मशीन पड़ी है, वो मुंबई लोकेशन में पड़ी है, मेरी अभिषेक नाम की मशीन पड़ी है, वो मेरी दिल्ली में पड़ी है, मेरी एक और मशीन पड़ी है किसी पर्टिकुलर टेस्ट नाम से, जो मैं यूएटी सर्वर है मेरा, जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, वो सर्वर कहाँ पड़ा है मेरा, चेन्नई लोकेशन में। तो अब तुम डिफाइन कर सकते हो। अब ऐसे ही तुम डिफाइन कर सकते हो कि मान लो 100 नंबर ऑफ सर्वर्स लगे पड़े हैं, तो उसमें तुम इंडिकेट कर सकते हो एज अ नाम कि भाई मेरा नाम है और उस नाम से मैं यूज़ करूँगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई बार तुम्हारे पास सिस्टम में
तुम देखोगे ना, तो नेमिंग कन्वेंशन का एक फॉर्मेट भी होता है। नेमिंग कन्वेंशन का फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट क्या कहता है, पहले तुम्हारे को किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंपनी के अंदर जब कोई होस्ट नेम चेक करते हो तो तुम्हें उसमें दिखेगा तरीके, और वहाँ ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका होगा, कई जगहों पे अलग अलग तरीका भी हो सकता है, कई जगहों पे एक डिफरेंट मेथड हो सकता है। अब समझने वाली बात क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक डीसी होता है, एक डीआर होता है, एक यूएटी होता है, एक एलडीसी भी होता है, ठीक है, एक तुम्हारा प्रॉड होता है, ठीक है। ऐसे ही कई और भी तरीके के नेमिंग कन्वेंशन के साथ तुम्हारे और भी कई नाम के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यूएटी क्या है, यूएटी तुम्हारा एक टेस्ट इन्वायरमेंट कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर तुम्हारा एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर तुम अपनी मशीन को डायरेक्ट डेटा सेंटर में प्रोडक्शन में लॉन्च करने से पहले यूएटी इंफ्रास्ट्रक्चर में टेस्ट करते हो। यूएटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है कि अगर तुम्हारा इन केस ऑफ कंडीशन कोई भी वेबसाइट, तुम न्यू वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो वो अगर कुछ इशू आता है, एरर जनरेट कर देता है, तो वो यूएटी पे आएगा, मेरा मेन साइट पे एरर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, मेरा मेन साइट पे एरर जनरेट नहीं करेगा, यूएटी पे करेगा। मैं जितनी भी आर एन डी मारूँ या कुछ भी टेस्टिंग करूँगा मैं यहाँ पे करूँगा। जब मेरी यहाँ पर ये फाइल ओके हो जाएगी तो मैं जा कर के उसका डेटा यहाँ पर पुश करूँगा, ठीक है। अब मैं जब डेटा सेंटर में पुश करूँगा तो मेरी लाइव साइट जो है वो मेरे को डेटा सेंटर से मेरे को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से क्लाइंट साइट पे शो होगी, ठीक है। क्लाइंट शो करेगा, जो वेबसाइट है वो भी वो सब वो देख सकता है, ठीक है। लेकिन तब करूंगा जब मेरे पास डेटा सेंटर में उसकी उस पर्टिकुलर आईपी से, उस पर्टिकुलर नाम से चीज़ें चलाऊंगा तो, ठीक है। अभी हम होस्ट नेम समझना चाहते हैं। होस्ट नेम क्या है कि देखो, जैसे कई बार तुमने देखा होगा google.com है, तुमने देखा है क्या youtube.com, ये सब क्या है, ये एक नाम है। youtube.com एक नाम डोमेन है, ये सारा एक डोमेन नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। अब वैसे ही तुम्हारा मशीन का नाम होता है, मशीन का नाम होता है, ठीक है। मशीन के नेमिंग में तुम क्या यूज़ करते हो, पहला नाम यूज़ करते हो तुम अपनी मशीन का, फिर डॉट करते हो, फिर लिखते हो डोमेन, फिर लिखते हो कि वो डोमेन किस ग्लोबल का है, कॉम है, इन है, को है, या को डॉट इन है, तुम्हारा जो भी नेमिंग कन्वेंशन है वो तुम यहाँ पर लिखते हो, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन होता है तुम्हारा डोमेन का नाम, ठीक है। अब मान लो डॉट कॉम लेके चलता हूँ मैं, तो नाम के बाद तुम्हारा डॉट कॉम आ गया, लेकिन अब नाम में भी तुम्हारा फ़र्क है। नाम में फ़र्क कैसा है कि इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करा रहे हो तो नाम तुम्हारा ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। यूनिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वेबसाइट तुम्हारी वाली खोलना चाहता है तो वो उस नाम को जब डालेगा तो डायरेक्टली उस नाम से तुम्हारी वेबसाइट ही शो होगी। अगर तुम्हारी नाम चेंजेस नहीं, अगर तुम मान लो इंटरनेट पे google.com चल रहा है और तुम सर्वर अपना google.com बना लेते हो, तो वो google.com कहाँ जाएगा, गूगल के पास जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, समझे। अब गूगल के पास अपना डीएनएस भी है, ठीक है। अब डीएनएस रिजॉल्व करता है, डीएनएस क्या रिजॉल्व करता है, ग्लोबल रिजॉल्व करता है, ग्लोबल रिजोल्यूशन रिजॉल्व करता है। ये रिजॉल्व क्या करता है, नाम को, नाम से आईपी को रिजॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। नाम से आईपी और आईपी से नाम। जब हम नेटवर्क का पार्ट पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि आईपी से नाम कैसे रिजॉल्व आउट हो रहा है और नाम से आईपी कैसे रिजॉल्व आउट हो रहा है,
ठीक है, अभी के लिए जो होस्ट नेम है वो यूनिक होना चाहिए तुम्हारा ग्लोबली। अगर तुम लोकल सेंटर में यूज़ कर रहे हो, जैसे अपना खुद का टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, तो तुम अपने नाम कुछ भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है स्पेसिफाई कि तुम्हें यूनिकली लॉजिक लगाने हैं, तुम कुछ भी रख सकते हो। अब नाम रखने का जो मेथड है कंपनी बेस और लोकल बेस में दोनों तरह से समझाता हूँ। लोकल में तुम कुछ भी रख सकते हो, एनी 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 नेम रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन में तुम अपना नेमिंग कन्वेंशन किस लेवल पे लेके चलोगे? प्रोडक्शन के अंदर तुम्हारा नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन मिलेगा कि पहले बताएगा कि वो डीसी है, डीसी के बारे में बताएगा कि ये मेरा सर्वर जो बना रहा हूँ मैं डेटा सेंटर में बना रहा हूँ डीसी में। फिर मैं बताऊँगा उसे नाम कि मेरा ये सर्वर किस चीज़ के सर्वर में है। ऐप है, ऐप कोई सा ऐप हो, मान लो ऐप हो गया तुम्हारा कोई, तुमने वेब बना लिया, वेब ऐप बना लिया, तो मेरा वेब ऐप हो गया। वेब ऐप के लिए डिनोशन में हाइफन लग सकता है, किसी में डायरेक्ट भी लगता है, तो किसी में ऐसे लगता है। फिर मैं बताऊंगा रैक। अगर मेरा फिजिकल सर्वर है तो मैं फिजिकल सर्वर का रैक बताऊंगा। फिजिकल सर्वर नहीं है तो मैं वीएम बताऊंगा कि वीएम कौन सी है मेरी, कि किस वीएम से मेरा जा रहा है आ रहा है कौन सा। मान ले जेन वीएम है, जेडीएन जेन है, मेरा वीएम वेयर है, मेरा एंजिनिक्स है, एंजिनिक्स कह रहा हूँ, नेक्सिस या ऐसी कोई एक और वीएम्स वगैरह भी है कंपनीज। तो मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई मेरा ये वीएम वेयर से आ रहा है, ठीक है। मैं उसको एक नंबर भी दे दूंगा कि भाई ये मेरा जो है, अब होस्ट नंबर नाम बता दूंगा, नंबर बता दूंगा, पहला सर्वर ये है, मेरा दूसरा सर्वर है, तीसरा सर्वर है, चौथा सर्वर है, पांचवा सर्वर है। क्योंकि वेब ऐप में भी कई सर्वर्स हो सकते हैं ना हमारे पास डेटा सेंटर के अंदर ही, तो मैं नंबर कन्वेंशन भी कर दूंगा। तो इन इसका फिगर कैसे निकल के आएगा कि भाई मेरे डीसी है, वेब ऐप है, उसके अंदर मेरी रैक नंबर मान लो 10 नंबर रैक पे मेरा सर्वर लगा हुआ है, मेरा उसके अंदर वीएम है कि नहीं है वो तो बाद में, रैक लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ पीस मेरा सर्वर एक है, ठीक है। तो मेरा नाम ये होगा इसका, तो मेरे नंबर ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। होस्ट नेम में ही मैं बताऊंगा ताकि मुझे इजी हो कि कल को मैंने अगर कोई पुट्टी सेशन लिया डायरेक्टली तो मुझे यहीं पर ही शो हो जाएगा कि मैंने जो सर्वर लिया है वो मेरा किस चीज़ का सर्वर है, किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? होस्ट नेम। होस्ट नेम यूनिक लॉजिक अपने प्रोसेस के हिसाब से डिज़ाइन करके हम लोग नेमिंग कन्वेंशन देते हैं। हर इंफ्रा के अंदर, हर कंपनी के अंदर तुम्हें उसके हिसाब से नेमिंग दिखेगा, लेकिन हर जगह पर नेमिंग इस तरीके से ज़रूर दिखेगा कि वो डेटा सेंटर है और ये तुम्हारा वेब एप्लीकेशन का कौन सा है, रैक नंबर क्या है, नाम नंबर कितने नंबर, रैक नंबर होता है जैसे कि डेटा सेंटर होता है ना, डेटा सेंटर जितने भी, डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ रैक्स होते हैं, नंबर ऑफ रैक होते हैं जिसके अंदर तुम्हारी सर्वर्स लगे हैं। सर्वर तुम्हारे कितने, एक सर्वर में नहीं लगा होता, एक रैक के अंदर डिज़ाइन होता है। मान लो ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये एक रैक है, ठीक है। इस रैक के अंदर सबसे टॉप पे यहाँ पर क्या लगा मिलेगा तुम्हें? टॉप पे एक मिलेगा स्विच, ठीक है, एक मिलेगा स्विच। फिर तुम्हें मिलेगा क्या चीज़? स्विच के बाद स्विच मिल सकता है, स्विच 1 और स्विच 2 मिल सकता है। क्यों? रेडिडेंसी करता है। क्या करता है? रेडिडेंसी करता है। अगर इन केस ये वाला एरर आ जाता है या फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में ये एक्टिव होगा, ठीक है। तो इस केस कंडीशन में इस तरीके से काम करता है। इसके बाद तुम्हारा स्विच के बाद उसी रैक के अंदर डिज़ाइन होता है किस तरीके से? उसी रैक के अंदर तुम्हारा स्विच के बाद तुम्हें मिल जाएगा क्या, क्या कहते हैं उसे, तुम्हारा कंसोल के लिए होता है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर मिलेगा। मॉनिटर क्या करेगा? तुम्हें पूरे सर्वर का कंसोल दे देगा कि अपने सर्वर को एक्सेस करके देखने का काम मॉनिटर करेगा, ठीक है। एक तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम्हारे लोकल डेटा सेंटर यूएटी टाइप है तो तुम्हें इसके अंदर स्टोरेज भी मिल जाएगी। नहीं तो स्टोरेज ज़्यादातर कईयों में नहीं होती है, क्या होता है? डायरेक्ट सर्वर होता है, ठीक है।
सर्वर होता है, सर्वर 1 होता है और सर्वर 2 होता है। क्यों होता है? रेडंडेंसी के लिए होता है। अगर रैक चल रहा है तो रेडंडेंसी यूज़ करती है, ठीक है। रेडंडेंसी अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, डायरेक्टली अलग तरीके से भी यूज़ होता है कि वीएम पे एक चल रहा है रेडंडेंसी में और दूसरा चल रहा है तुम्हारा फिजिकल सर्वर पे। इन केस ऑफ वीएम खराब हो जाए, वीएम वेयर का कंसोल खराब हो जाए, तो उस केस ऑफ कंडीशन में तुम्हारा क्या चल जाएगा? फिजिकल सर्वर चल जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। कुछ स्ट्रक्चर में तुम्हें एड ऑन फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि अब एक स्ट्रक्चर में तुम्हें स्टोरेज भी मिल जाती है, अलग से स्टोरेज आती है, स्टोरेज मिलेगी, सैन स्टोरेज कह लो, ठीक है। एक होती है नैस स्टोरेज, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस और डैश स्टोरेज। अभी इसको ऊपर ऊपर से हाईलाइट में समझा दूं तो ये होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये होगा तुम्हारा ठीक है, इसे कहेंगे स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये कहेंगे नेटवर्क एरिया स्टोरेज, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा डैश, ये होता है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, ठीक है। तो इस 3 तरीके की स्टोरेज हमारे को मिलती है। डायरेक्ट एक्सेस क्या है कि सर्वर जो तुम्हारा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये जो डायरेक्ट सर्वर है इसमें इनबिल्ट कुछ स्टोरेज लगी हुई मिलेगी, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट, जो एक्सपेक्टेड है इंटरनली डायरेक्ट स्टोरेज मिलेगी। इसमें भी तो वो क्या है? डायरेक्ट स्टोरेज है, ठीक है। जैसे कि हमने VMware में VM इंस्टॉल किया था, तो तुमने क्या किया था? इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव असाइन करी थी, की थी हार्ड ड्राइव असाइन, तो वो क्या कहेगी? वो होगा तुम्हारा डायरेक्ट एक्सेस। ये जो हार्ड ड्राइव मैंने लगाई है इसके अंदर, ये हमारी डायरेक्ट एक्सेस है, जो हमारे डायरेक्ट मशीन में लगी है स्टोरेज, तो इसे हम डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज कहेंगे। और अब तुम्हारा एक और आ गया नैस, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। नेटवर्क एरिया एक्सेस स्टोरेज के एरिया स्टोरेज है कि एक्सेस है, इसको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज क्या काम क्या होता है कि तुम्हारी स्टोरेज मान लो इस मशीन पे है, ये एक मशीन है, यहाँ पर स्टोरेज पड़ी है, कितने जीबी की पड़ी है? मान लो 1 टेराबाइट पड़ी है, 20 टेराबाइट, कितनी भी पड़ी है। अभी मान लो ये 30 जीबी की स्टोरेज पड़ी है मेरे पास फिलहाल इस पे, ठीक है। 30 जीबी की पड़ी है, कहाँ गया ये रहा, 30 जीबी की स्टोरेज पड़ी है हार्ड ड्राइव। अब मैं इसे इंटरनेट पे अपने लोकल मशीन या फिर डायरेक्ट इंटरनेट पे मैं इसको सर्विस अलाउ कर देता हूँ किसी को देने के लिए कि भाई तू 30 जीबी मेरे इंटरनेट पे कोई आता है यूज़ करना तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इस स्टोरेज को अपने लोकल मशीन पे माउंट कर लूँगा, जो हमने लास्ट टाइम माउंट कमांड देखी थी कि हम लोगों ने CD ड्राइव माउंट करी थी, उसी स्टेज फॉर्मेट में मैं एक स्टोरेज मैप कर लूँगा दूसरे सर्वर से आने वाली स्टोरेज को। तो उसे मैं कहूँगा कि वो नेटवर्क एक्सेस है। क्लाउड स्टोरेज नहीं कहेंगे इसे, ये कहेंगे नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस मतलब पड़ी किसी और मशीन में है, लेकिन मैं उसे अपने मशीन में एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं उसमें डेटा अपनी मशीन में रख रहा हूँ, लेकिन वो स्टोर दूसरे की मशीन में हो रही है। समझ रहे हो? हेलो, हाँ। तो मान लो ये सर्वर 1 है और एक है सर्वर 2, तो इसके पास स्टोरेज पड़ी है 20 जीबी और मैं इसको यूज़ कहाँ कर रहा हूँ? सर्वर 2 पे कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर लगी नहीं है, ये सिर्फ माउंट है, सिर्फ यहाँ पर यूज़ में माउंटेड है, यूज़ हो रही है। लेकिन ये मेन स्टोरेज कहाँ पर है? ये वाली मेन स्टोरेज कहाँ पर है? ये पड़ी यहीं इसी सर्वर पे रहेगी, सर्वर 1 पे, ठीक है। ये इसी सर्वर पे पड़ी रहेगी, लेकिन मैं ये 20 जीबी की जो स्टोरेज है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्वर 2 पे। मैं यहाँ पर सर्वर 2 पे कोई भी डेटा रखूँगा तो वो रखूँगा तो भले ही यहाँ पर 2 पे, लेकिन वो जाएगा कहाँ पर? सर्वर 1 पे, इस पे,
इसका केस यूज होकर के जाएगा, तो वो कहाँ से आ रही है, नेटवर्क एक्सिस पे से। अब सैन स्टोरेज क्या है कि तुम्हारे पास नंबर्स ऑफ स्टोरेज पड़ी है, एक पूरा का पूरा बे पड़ा हुआ है स्टोरेज का। मान लो 40 तुम्हारे पास SSD लगी है, ठीक है, तुम्हारे पास 40 SSD लगी है, कितने कितने की, तुम्हारे पास ये लगी है मान लो 1-1 टेराबाइट की, मतलब 1-1 टेराबाइट मल्टीप्लाई बाय 40 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे को अब पड़ी है, लेकिन अब क्या करने का है, ये स्टोरेज तो तुम किसी काम की नहीं है ना भाई, पड़ी रहेगी फिर तो ये। तो इसमें क्या होता है कि स्टोरेज का एक अलग नेटवर्क होता है जो प्रोवाइड कराने का काम करता है सर्वर को। अब ये कम्युनिकेशन बैकएंड में कैसे होता है ये जब समझेंगे, जब हम केबलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तब समझेंगे इस चीज़ को भी। अभी क्या है कि एक इसके अंदर हमारे पास 40 जीबी की स्टोरेज पड़ी है, और 40 जीबी की स्टोरेज को हम लोग नेटवर्क में स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू स्विच से कम्युनिकेट करा के सर्वर को देते हैं। मतलब कि अब स्टोरेज सर्वर पे नहीं पड़ी, हार्ड ड्राइव सर्वर पे डायरेक्ट अटैच नहीं है, जो ये हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट अटैच स्टोरेज देखी थी अभी VM के अंदर, यहाँ पर वो डायरेक्ट अटैच नहीं है। सर्वर पे सारी स्टोरेज पड़ी किसी और सर्वर पे है, किसी और स्टोरेज एरिया का एक नेटवर्क है पूरा का पूरा, वहाँ पड़ी है, लेकिन वो मैं एज ए फिजिकली यहाँ से उठ के आ रही है स्टोरेज और यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। हेलो, तो अब समझ में आया कि डेटा सेंटर में रैक नंबर क्या काम कर रहा है। हेलो, हाँ, आवाज़ कम आ रही है। हाँ अभी बोलो, अभी कुछ कुछ, हाँ ठीक है। अभी रैक का नंबर समझ में आ गया, तो रैक नंबर दे दिया 10। अब इसके बाद मैं 1 क्यों दिया, 1 मैंने इसलिए दिया क्योंकि डेटा सेंटर में मेरे पास, डेटा सेंटर में इतने सारे, मान लो कोई मशीन पड़ी है, सेम वेब सर्वर के लिए ही पड़ी है, रेडेंसी के लिए पड़ी है, मेरे पास 5 सर्वर्स पड़े हैं रेडेंसी में। तो मैं क्या करूँगा भाई, डिनोशन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दूंगा। तो अब मेरे पास डेटा सेंटर में 8 सर्वर्स मैंने क्रिएट कर रखे, बना रखे हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कोई एक VM के है, अब VM वेयर से आ रही है, तो मैं VM लिख दिया यहाँ पे कि भाई ये वाली चौथे नंबर की जो मशीन है ना वेब ऐप की मेरी, ये VM से आ रही है, ठीक है। और मैंने कहता हूँ कि भाई कोई एक सर्वर और है जो मेरी जेन से आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ZEN लिख दूंगा, जेन। तो इससे मेरे को क्या डिनोशन हो रहा है, जब मैं सेशन लूँगा कल को तो मुझे पता होगा कि भाई ये मेरा डेटा सेंटर है, ये मेरा वेब ऐप के लिए यूज़ हो रहा है सर्वर, और ये मेरा रैक है, रैक मतलब मेरा फिजिकल सर्वर है, ठीक है। WM लिखा हुआ है तो मतलब मेरे VM वेयर है, जेन लिखा है तो मतलब VM वेयर है, लेकिन ये जेन के उससे आ रही है। 1 लिखा है मतलब कि ये मेरे वेब ऐप का एक सर्वर है, पहला वेब ऐप के लिए मैंने दूसरा सर्वर जब क्रिएट किया तो ये दूसरा है, तीसरा भी मैंने फिजिकल पे क्रिएट किया, चौथा मैंने VM पे क्रिएट कर दिया, पांचवा मैंने फिजिकल पे क्रिएट किया, ठीक है। इस तरीके से मैंने बता दिया कि भाई हाँ ये 10 नंबर रैक से आ रहा है और मेरे इतने इतने सर्वर्स बने पड़े हैं, ठीक है। अभी होस्ट नेम में कोई चीज़ें बताइए, उसको अभी कुछ पूछना है, बताओ। नीचे जाना, नेमिंग कन्वेंशन, कहाँ पर, ऊपर किया ना नेमिंग कन्वेंशन पे, ये किया ना, नीचे 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 आ रहा है DRDC वाली, ये DC DRU। देखो प्रोडक्शन में ना स्ट्रक्चर चलता है, क्या क्या चलता है कि DC डेटा सेंटर मेन प्रोडक्शन चलता है, जहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट इंस्टॉलेशन होता है सर्वर पे, ठीक है। सर्वर के एक DR होता है, DR क्या काम करता है, डिजास्टर रिकवरी का काम करता है। मतलब अगर इन केस ऑफ कंडीशन तुम्हारा DC क्रैश हो गया, तो अब तुम्हारा पूरा एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ये एक बैकअप प्लान होता है, ठीक है। बैकअप प्लान होता है क्या चीज़ के लिए, डेटा सेंटर का बैकअप प्लान होता है कि अगर इन केस
डेटा सेंटर मेरा बैठ गया, हैक हो गया, डाउन हो गया, या कुछ भी हो गया, वट एवर इज इट, कुछ भी हो गया मेरा डेटा सेंटर, तो मेरी सर्विस मेरे क्लाइंट को इम्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए जितनी भी सर्विसेज मेरी डेटा सेंटर पे चल रही थी, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट वगैरह, स्टोरेज वगैरह, जो कुछ भी वट एवर मेरा चल रहा था डेटा सेंटर पे, वो सारा डेटा डीआर पे आ जाएगा, सेम एज यूजुअल डीआर पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि नेटवर्क स्टोरेज के हिसाब से डेटा चल रहा है, सैन स्टोरेज के हिसाब से डेटा चलता है नेटवर्क में, कि भाई स्टोरेज डायरेक्ट फिजिकल सर्वर पे नहीं लगी, किस पे लगी है? स्टोरेज के लिए एक पूरा अलग नेटवर्क है सैन स्टोरेज का, उस सैन स्टोरेज से मेरा कम्युनिकेशन आ रहा है। तो जब मेरा डेटा सेंटर डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा कहाँ मूव हो जाएगा? डीआर पे मूव हो जाएगा। यूएटी क्या कर रहा है? यूएटी एक तुम्हारा टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। टेस्टिंग इन्वायरमेंट किस तरीके का की है कि भाई मेरा अगर प्रोडक्शन पे मैं डायरेक्ट लाइव टेस्टिंग करने लग जाऊं, डेवलपर को बोलूं कि भाई मेरी वेबसाइट डायरेक्ट लाइव टेस्ट करने लग जाए, तो मेरे को यहाँ इम्पैक्ट किसको होगा? क्लाइंट को होगा, कि भाई इन्होंने एक कोड लिखा, फट गया और एरर आ गया 505 या फिर 404। अब एरर क्यों आ रहा है? उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा, प्लस उसको सॉल्व करने के लिए मुझे टीम चाहिए। जिस टाइम मेरा सर्वर क्रैश हुआ उस टाइम पे टीम नहीं है, ठीक है। अब सर्वर के लिए टीम नहीं है तो उसके लिए भी दिक्कत है कि भाई एट द मोमेंट मुझे उस पर नहीं कर सकता, कि भाई मैं क्लाइंट का लॉस नहीं झेल सकता। क्यों होगा? कि मान लो करोड़ों का है, करोड़ों का स्ट्रक्चर चल रहा है इसका, अब ये इम्पैक्ट हुआ, वेबसाइट करोड़ों रुपए लॉस में गए, तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं कि भाई मेरा को नहीं करना कि भाई मेरी वजह से, मेरा किसी वजह से मेरा क्लाइंट इम्पैक्ट हो। तो मैं बैकअप के लिए टेस्टिंग में डेवलपर्स को बोलूँगा कि भाई तुम अपने वेबसाइट को जितना मर्जी टेस्ट करना है यहाँ टेस्ट करो, यूएटी पे टेस्ट करो। जब तुम्हें लगे कि हाँ अब ऑल ओके है, सब कुछ ठीक है, तो तुम फिर जाओ डेटा सेंटर पे, प्रोडक्शन पे पुश करो डेटा को, ठीक है। और अगर इन केस वेबसाइट फट गई डेटा सेंटर की पुश करते टाइम पे डीसी में भी, तो डीआर बैकअप ले लेगा कि भाई मान लो यूएटी पे डेवलपर ने क्या किया, टेस्ट कर लिया परफेक्टली, बट जब वो यही डेटा उठा करके लेके जाता है कहाँ पर, ये डेटा उठा के लेके जाता है डीसी पे, तो ये फट जाएगा, क्रैश हो गया मान लो। अब क्रैश हो गया तो क्लाइंट इम्पैक्ट करेगा। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब भी कोई मेन प्रोडक्शन के ऊपर एक्टिविटी होनी होती है तो पहले क्या करेगा, यहाँ टेस्टिंग करी, टेस्टिंग सक्सेसफुली हुई, तो जो सर्विस डीसी पे चल रही थी वो तुम्हारी अब एक्टिव हो जाएगा, ये डीआर पे एक्टिव कर लेंगे। या फिर इसकी रेडेंसी में जो हमने ऊपर चेक किया था सर्वर्स, कि हमारे पास डीसी के अंदर 1 2 3 4 इतने सारे सर्वर्स पड़े हैं कि हमने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, तो हम लोग सब पे टेस्ट नहीं करेंगे। किस पे करेंगे? मान लो एक सर्वर उठा लिया, हमने एक सर्वर उठाया और हम डेवलपर की कोड को लेकर के हम किसी एक डेटा सेंटर के एक सर्वर पे टेस्ट मार दिया। अब इससे होगा क्या? अगर ये क्रैश करता है तो हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी ये मशीनें जो है ना ये चल रही है। क्लाइंट अपना लोड, जितना भी लोड है वो इसके होके मूव करके इस पे यूज़ करना चालू कर देगा, और जब वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी तो क्लाइंट सम क्लाइंट मूव करेंगे तुम्हारे मेन पे, मेन मशीन पे, इस मशीन के मेन मशीन पे मूव करेंगे। मान लो 50 नंबर ऑफ सर्वर्स यहाँ पर है, ठीक है, वर्क कर रहे हैं 50 सर्वर यहाँ पर। अब 50 सर्वर का लोड सब कुछ सही चल रहा है, तो हमने क्या किया, 50 सर्वर का लोड और दिया। फिर हमने क्या किया, 50 सर्वर का लोड दिया, 50 सर्वर का, 50 सर्वर का, 50 सर्वर का, और हमने 50 सर्वर का। अब इससे क्या हुआ कि भाई मेरी मशीन के अंदर जो
डेटा था अब 50-50 सर्वर के हिसाब से चल गया। अब मेरी मशीन न्यू वेबसाइट के हिसाब से एक्टिव हो गई। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्शन में काम होगा यूएटी डीसी डीआर के हिसाब से। और ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा नेमिंग कन्वेंशन यूएटी के हिसाब से ही रहे। कई जगहों पे यूएटी की जगह प्रॉड आ जाए, प्रॉड यूएटी हो जाए, तुम्हारे पास डीसी टेस्ट हो जाए। वो कंपनी बेस डिफर करता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर जगह पे वैसे ही मिलेगा, अलग अलग नाम से भी मिल सकता है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि डीसी डेटा सेंटर हर जगह पर डेटा सेंटर ही कहलाता है, और डीआर तुम्हारा डिजास्टर रिकवरी ही कहलाता है। और यूएटी तुम्हारा कुछ कंपनी में यूएटी बोला जाएगा, कुछ जगह पे एलडीसी बोल देंगे टेस्टिंग के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये तुम्हारा टेस्टिंग इन्वायरमेंट ही मिले हर जगह, बट कन्वेंशनिंग के तौर पे तुम्हें यूएटी और एलडीसी से ही बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब यहाँ तक ओके हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या कि होस्ट नेम पे। अब होस्ट नेम मशीन में चेंज करना है, सर्वर का मेन होस्ट नेम चेंज करना है। तो अभी देखोगे तो क्या चीज़ से तुम देख सकते हो, तुम अगर होस्ट नेम लिख दोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि होस्ट नेम से होस्ट नेम तुम्हारी मशीन का क्या है। ठीक है, तो होस्ट नेम लिखा मैंने तो क्या आया, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। मतलब क्या है, जो हमने अभी समझा क्या कि होस्ट नेम किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, नाम और फिर डोमेन नेम। ठीक है, तो अभी इसने क्या कर रखा कि नाम लोकल नेम होस्ट है और डोमेन का नाम भी लोकल डोमेन है। लेकिन मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं अपनी मशीन का नाम रोहन डॉट डोमेन का नाम दे सकता हूँ example.com। मैं इस तरीके से नाम भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं अगर एंटर मारता हूँ तो ये कोई कमांड नहीं है कि रोहन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम से नाम चेंज हो जाएगा, नहीं। तुम्हें कमांड बतानी पड़ेगी कि तुम्हें करना क्या है पहले। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए होस्ट नेम ctl सेट हाइफन होस्ट नेम, और फिर तुम्हें नाम बताना है क्या कि जो तुम्हें नाम रखना है सिस्टम का वो बताना है। ठीक है, तो जब मैं होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम कर रहा हूँ और नाम बता रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या हुआ। अब होस्ट नेम लिखता हूँ मैं तो क्या आने लग गया, रोहन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। अभी तक क्या आ रहा था, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। ठीक है, तो अब नाम मेरा बदल गया मशीन का। लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि भाई यहाँ तो लोकल होस्ट ही दिख रहा है, तो अभी तक हमने सेशन क्लोज नहीं किया, हमारा सेशन अब भी वैसा ही चल रहा है जो हम काम कर रहे हैं। अभी हम नया सेशन लेंगे तो हमें दिख जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे नया करता हूँ, जैसे यहाँ पर तो देखो अब नाम यहाँ पे क्या दिखता है, रोहन। अभी तक क्या आ रहा था, लोकल होस्ट, अब क्या आ रहा है, रोहन। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, मुझे ना अभी मैंने सेशन लेके बैठा था, यहीं पर ही मुझे भी पता, यहीं पे ही चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी दिखना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, या तो बैश लिख दो। बैश से क्या करेगा, नया सेशन को रिफ्रेश कर देगा। जैसे ही मैंने बैश लिखा तो उसने क्या किया, रिफ्रेश किया अपने सेशन को, और यहाँ पे क्या आ गया, रोहन। अब मेरी मशीन का नाम क्या हुआ है, चेंज हो गया। अब चेंज तो हो गया, लेकिन होस्ट नेम चेंज होने के भी दो मेथड है। ये जो हमने किया, ये हमने किया परमानेंट। ये हमारा होस्ट नेम परमानेंट हो गया, मतलब आफ्टर रीस्टार्ट होने के बाद भी नाम चेंज नहीं होगा, हमेशा के लिए मशीन का नाम हो गया रोहन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। लेकिन टेम्प्रोरी होस्ट नेम भी चेंज किया जाता है। टेम्प्रोरी होस्ट नेम चेंज करने के लिए होस्ट नेम लिखना है, होस्ट नेम और होस्ट नेम का नाम। अब जैसे कि मान लो मैं यही कमांड यहाँ चला रहा हूँ कि भाई होस्ट नेम अब मेरे को रखना है अभी
डॉट एग्जाम्पल, एंटर कर दिया। अभी क्या आ रहा है, रोहन। लेकिन मैं यू ने अभी इसमें करता हूं क्या, होस्ट नेम, एंटर किया तो अब देखो क्या आने लग गया, अभी डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। लेकिन ये परमानेंट नाम नहीं हुआ। ये जब मशीन जब कभी भी रिबूट होके आएगी, बंद होकर के चालू होगी मशीन जब कभी भी, इसका नाम वापस से क्या हो जाएगा, रोहन डॉट कॉम, एग्जाम्पल डॉट कॉम। ऑटोमेटिकली ये वाला ले लेगा, ये इस पे छोड़ देगा, इसको नहीं यूज़ करेगा। ये सिर्फ तब तक के लिए यूज़ करता रहेगा जब तक ये सेशन मेरे पास एक्टिव है, मेरी मशीन चल रही है। अब तुम्हें दूसरी सेशन में दिखाऊं, अगर मैं होस्ट नेम, तो देखो अब होस्ट नेम क्या आ रहा है, अभी एग्जाम्पल डॉट कॉम। ठीक है, तो ये कब क्या हुआ, ये टेम्प्रोरी नेम सेट हुआ है मेरी मशीन में। अगर मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर होस्ट नेम चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं परमानेंट नहीं करना चाहता उसको, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसको एक टेम्प्रोरी नाम दूंगा। और ये टेम्प्रोरी नाम क्या करेगा, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेरे को टेस्ट करना है वो मेरा काम आसान हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो अभी आने लग गया। अभी अब होस्ट नेम के रिगार्डिंग कुछ पूछना है? मगर ये होस्ट नेम सीटीएल से वापस लोकल होस्ट नहीं रख सकते? मतलब जो आपने भी रोहन चेंज किया, ये परमानेंट हो गया ना? हाँ, अगर तुम्हें लोकल होस्ट करना है तो तुम वापस करो होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, उसके बाद हाँ यही कमांड है, कमांड यही है, और नाम तुम जो मर्जी देना चाहो, जैसा नाम है। अब लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन दे दिया। अब मैं जब चेक कर रहा हूँ तो अब क्या दिखना चाहिए मुझे, लोकल होस्ट। क्या आने लग गया, लोकल होस्ट आने लग गया वापस से। अब मैंने होस्ट नेम लिखा, तो क्या आने लग गया, वापस से लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन आने लग गया। और ये परमानेंट नाम है, रीस्टार्ट के बाद भी नाम यही रहेगा। टेम्प्रेरी देना है तो क्या करना है, होस्ट नेम लिखा और होस्ट नेम दे दिया, बस सीधा टेम्प्रेरी बेसिस पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी होस्ट नेम से रिगार्डिंग कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, बाकी आज का तो इतना ही रखते हैं, 1 घंटा का भी आज का कर लेते हैं। और आज जो तुम पढ़ के आना, ये पढ़ना है एक बार कि डेटा सेंटर के कितने पार्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी कुछ नाम मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, वो भी पता करना कि क्या है कैसे नहीं है। दूसरा चीज़ क्या पता पढ़ना, इन तीनों के बारे में पढ़ के आना। ये मैंने तुम्हें बता तो दिया कि कैसे कैसे होता है क्या है, लेकिन इसको पढ़ना है कि सैंड स्टोरेज कैसी होती है और कैसी दिखती है। फ़ोटोज़ वगैरह देखना। अगर तुम्हें मैं दिखाऊं अगर गूगल पे स्टोरेज के बारे में, तो एक चीज़ दिखा रहा हूँ और तुम खुद से बाकी का सर्च करना। मैंने सैंड स्टोरेज लिखा, सैंड स्टोरेज में इमेज पे गया, देखो डेटा सेंटर ऐसे लगे होते हैं, स्टोरेज के भी। एक ही सर्वर्स के अंदर मल्टीपल स्टोरेज का डेटा सेंटर लगा होता है। ये देखो, ये तुम्हारी डैश स्टोरेज लगी हुई है। कुछ जगहों पे यही स्टोरेज देखो, ये नीचे के नीचे सैंड स्टोरेज है। ये जो नीचे है ना, देखो एक साथ इसमें कितनी सारी स्टोरेज दिख रही है, दिख रही है? ये देखो इसके अंदर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दिख रही है ना डिस्क नीचे। तो ये क्या है, ये एक स्टोरेज है जिसमें एक जगह पर सारी स्टोरेज रख दी है। बहुत सारी स्टोरेज दिख रही है, ये तुम्हारी सैंड स्टोरेज है। ये सारी सैंड स्टोरेज तुम्हारे पास एक जगह पे लिखे, जहाँ से जब जब सर्वर्स पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे, जब जब सर्वर्स को रिक्वायर्ड पड़ेगा कि भाई मुझे इसको 10 GB चाहिए, जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इंक्रीज़ करके इसे 1 TB चाहिए, इसको इंक्रीज़ करके फिर बोलेगा कि भाई मुझे 200 GB चाहिए, तो मैं ये कहाँ से ला के दे दूंगा इसको स्टोरेज, ये मैं दूंगा इसे मैं अपने सेंट्रलाइज स्टोरेज डिवाइस से, यहाँ से जहाँ से मेरी सारी स्टोरेज प्रोवाइड होंगी इस सर्वर को। ठीक है,
तो इन स्टोरेजेस के बारे में पढ़ना, फोटो देखना कैसी होती क्या नहीं होती, और कुछ समझ में ना आए तो फिर पूछना। ठीक है। ठीक।